हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में देखा था मापन से संबंधित 30 प्रश्न, उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर यांत्रिकी पढ़ा। आज हमारा तीसरा है। अगर देखते हैं तीसरा चौथा अगर हो पाएगा तो आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिया गया है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम या अधिकतम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व शून्य होता है। और जो दंड चुंबक होता है लोहे, स्टील या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का बना हुआ आयताकार चुंबक होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो दंड चुंबक होता है कैसा होता है, तो आयताकार चुंबक होता है। ठीक है, तथा इसके जो केंद्र है यहाँ पे क्या होता है, चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दिया गया है ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ना तो ध्वनि का वेग होता है, ना तो ध्वनि का आयाम, ना ही ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि जो देखिए आवृत्ति जो होती है ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगा, तीखा होगा। यदि कंपन की आवृत्ति कम होगा तो तारत्व कम होता है। ठीक है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे, ना कि ध्वनि के वेग, ध्वनि के आयाम, ध्वनि के तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, ऑप्शन ए दिया गया है समान वेग वृद्धि से नीचे आता है। दूसरा दिया गया है जियो स्टेशनरी कक्षा में पृथ्वी के प्रत्येक चक्कर लगाता है, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, 1 सेकेंड दोलक को। ठीक है, तो इसका दोलन काल हमको पूछा है। ठीक है, तो दोलन काल का फार्मूला क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें क्या होता है, अगर देखिए जी का मान बढ़ेगा तो दोलन काल क्या होगा, घटेगा, और जी का मान घटेगा तो दोलन क्या होगा, काल बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, अगर टी का मान हमको दोलन काल बढ़ाना होगा तो जी का मान क्या चाहिए, अगर जी का मान बढ़ता चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जी का मान कहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है तो हमारा, और ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से अगर वो बढ़ता है तो क्या होगा, अब देखिए तो इसमें क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, अगर जी का मान में वृद्धि होगा तो हमारा क्या होगा, टी का मान कम होगा। ठीक है, दोलन काल घटेगा। ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर देखिए सेकंड दोलक को रॉकेट के माउंट किए जाने पर क्या होता है, दोलन काल में तभी घटाव देखने को मिलेगा जब रॉकेट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। ठीक है, क्योंकि एक समान त्वरण से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि जी के मान में जुड़ जाता है इसी वजह से। तथा दोलन काल क्या होता है, दोलन काल का फार्मूला हमने बताया टी बराबर 2π√L/g। तो जी का मान जब बढ़ेगा तो टी, अगर जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो दोलन काल तभी घटेगा जब ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा। तो कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका हम देखते हैं, जैसे कोई 1 सेकेंड दोलक को, जैसे मान लीजिए कोई एक पेंडुलम है वाली, मतलब कोई घड़ी है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 सेकेंड का समय लेता है, तथा एक दोलन पूरा करने में कितना, 2 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन दिया गया एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराधन तरंगे, पराबैंगनी तरंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पराधनी तरंगे। ठीक है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराधन तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भ्रूण के विकास को जानने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इतना याद रखिएगा क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको पराधन तरंग कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो तरंगे होती हैं उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। ठीक है, और कितना होती हैं, 20,000 या
HZ से ऊपर, हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, ठीक है। तथा इनके अन्य प्रयोग क्या है, जैसे लीवर, किडनी, पेट, दिल की जांच करने तथा घड़ी, विमानों एवं कीमती कपड़ों की सफाई में भी इसका क्या हो जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए क्या होता है, पराधन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह मानव ऊतकों के लिए जहरीली है, यह लागत प्रभावी नहीं है, यह एक आयनकारी विकिरण है। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये लागत प्रभावी नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि इस वजह से नहीं किया क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं होता है, इसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है, अल्फा विकिरण का नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परंतु प्रोटॉन या अन्य प्रकार की ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है इसमें, ठीक है। रेडियोथेरेपी का उपयोग जो किया जाता है ये कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी का उपयोग किस में किया जाता है, कैंसर के इलाज में व्यापक रूप से आजकल किया जा रहा है। लेकिन तो अल्फा विकिरण, ये जो रेडियोथेरेपी के उसमें किसका, एक्सरेज का प्रयोग किया जा रहा है, अल्फा विकिरण का नहीं, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, उसके बाद अल्फा किरणें, गामा किरणें, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवरक्त किरणें, ठीक है, इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। सामान्यतः इसकी जो उत्पत्ति होती है गर्म पदार्थ और अणुओं से होता है, ठीक है। और इसका और भी प्रयोग अगर हम देखें तो रिमोट कंट्रोल, कायिक चिकित्सा, जीर्ण तथा धुंधली अवस्था में रखी किताबों को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पुरानी लिखी हुई किताब को धुंधली सामग्री अगर उसको हमको पढ़ना है तो किसका प्रयोग करेंगे, अवरक्त किरणों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी का हमारा क्या दिया है, यक्ष किरण, तो यक्ष किरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये टूटी हुई हड्डी की जानकारी के लिए किया जाता है। फिर हमारा अगर गामा किरणों के बारे में पढ़े तो गामा किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कैंसर उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो गामा का कैंसर में, यक्ष किरणों को टूटी टूटी हड्डी जांचने के लिए किया जाता है, और रक्त किरणों का क्या करने के लिए किया जाता है, धुंधली सामग्री को पढ़ने के लिए, रिमोट कंट्रोल में, कायिक चिकित्सा में, ठीक है। और ये मान लीजिए पुरानी पुस्तक पढ़ने के लिए, ये हमारा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10�6 मीटर पर सेकंड, 3 × 10�5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 × 10⁸, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है ये शून्य एवं अन्य माध्यमों से स्वयं प्रसारित तरंग होता है, ठीक है। इसे प्रकाश भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका कितना होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना होता है, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, लोलक की कालावधि क्या करती है, निर्भर करती है किस पे, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमारा जो लोलक की कालावधि होती है किसके ऊपर निर्भर करता है, इसका देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि इसका फार्मूला भी हमने बताया था कि लोलक काल का जो अवधि होता है, तो अवधि को क्या कहा जाता है, टी बराबर कितना होता है, 2π√L/g, ठीक है। तो यल हमारा क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है। और हमारा इसका टी क्या होता है, दोलन काल, कितना समय है, ठीक है। और जी हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमको ये समझ में आ गया, अगर यल की लंबाई बढ़ेगी तो दोलन काल बढ़ेगा, और जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान घटेगा, ठीक है। तो हमारा ये किसका लोलक काल के कालावधि किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, बिल्ली की सुन्नी की आवृत्ति विस्तार होता है, तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक पियानो की पिच कम करने के लिए मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए, स्ट्रिंग की लंबाई कम करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव कम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ई होगा, क्योंकि देखिए जो पियानो का पिच होगा अगर तार की मोटाई तथा तार के तनाव पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पियानो का जो पिच होता है किस पे निर्भर करता है? तार की मोटाई पर निर्भर करता है और तार के तनाव पर निर्भर करता है। ठीक है, पिच को कम करने के लिए मोटे तार का प्रयोग या तार के तनाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तार के तनाव को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अब देखिए इसमें अब मोटे स्ट्रिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा इसमें दो ऑप्शन सही है, अतः हमारा कौन सा हो जाएगा? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा क्या, स्ट्रिंग में तनाव हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? मोटे तार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ए और बी दोनों सही, इस वजह से हमारा ऑप्शन ई सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया, जब ध्वनि तरंगे के रूप में चलती हैं तो क्या होता है? माध्यम के कण स्रोत से श्रोता की ओर बढ़ते हैं, माध्यम के कण स्थिर रहते हैं, माध्यम के कण ऊपर से नीचे की ओर कंपन करते हैं, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो जब ये क्या क्वेश्चन दिया गया है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो क्या होता है? माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? ठीक है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्टोन चिप्स का, इस्पात का, कांच की रुई का, कांच के टुकड़े का। तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? कांच की रुई का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा? वेग में, तरंग दैर्ध्य में, आवृत्ति में, आयाम में। ठीक है, तो किसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा? इसमें एक मिनट, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवृत्ति में। ठीक है, क्योंकि देखिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। ठीक है, जबकि आवृत्ति क्या होता है? नहीं बदलता है। ठीक है, अतः जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करेगी तब आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। तो देखिए तरंग दैर्ध्य, आयाम सब बदल जाता है लेकिन तो आवृत्ति इसकी नहीं बदलती है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंग, एक्स किरण, ध्वनि तरंग, गामा किरण। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्वनि तरंग। ठीक है, क्योंकि जो अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में देख लीजिए, अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंगे होती हैं जिनके माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति के दिशा में ही होता है। ठीक है, उसके विपरीत दिशा में ही होता है, उन्हें यल तरंगे कहते हैं। ठीक है, जो उसके विपरीत दिशा में होता है उसको यल तरंगे कहते हैं। ठीक है, और वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग क्या, अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। बाकी का रेडियो, एक्स, गामा ये सभी क्या हो जाएगी? अनुप्रस्थ हो जाएंगी। ठीक है, प्रकाश भी एक क्या है? अनुप्रस्थ है। तो याद रखिएगा केवल ये जो ध्वनि तरंग होता है ये अनुदैर्ध्य होता है, बाकी का रेडियो तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, प्रकाश ये सब अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का, रेडियो तरंगों का, पराधन तरंगों का और रक्त किरणों का। ठीक है, तो इसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको सीटी स्कैन कहा जाता है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एमआरआई मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे ध्वनि तरंग, एक्स किरण, पराध्वनि, चुंबकी। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकी तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एमआरआई स्कैन का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। और इस मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकी तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं तिरछी, विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्ध्य, ध्रुवीकृत। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? वायु में जो ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य, भी हमने बताया था कि जो ध्वनि तरंग होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा TRE 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? ठीक है, तो इसको याद रखे रहेगा, हर्ट्ज में किसको मापा जाता है? गति, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? ये हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, और हम समझ लेते हैं कि किसको किस में मापा जाता है। इसको समझ लीजिए,
गति को किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकेंड में मापा जाता है। देखिए गति को मीटर पर सेकेंड में, आयाम को मीटर में, तरंगदैर्घ्य को मीटर में, आवृत्ति को हर्ट्ज में। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, गति को मीटर पर सेकेंड में, आयाम को मीटर में, तरंगदैर्घ्य को मीटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत होता है? साइक्लोट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, लेजर लैंप, कैथोड किरण ट्यूब। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक सूक्ष्म तरंग अवन जो होता है उससे क्या होता है? मैग्नेट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? ध्वनि तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, पराध्वनि तरंग का, और रक्त तरंगों का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? पराध्वनि तरंगों का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगों का, क्योंकि ध्वनि चित्रण जिसको सोनोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इसमें पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों के चिकित्सीय जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ ऑप्शन है, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है जल में, ठोस में, गैस में, निर्वात में। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो किस में नहीं कर सकती है? निर्वात में ध्वनि ध्वनि नहीं चल सकता। ठीक है, किस में नहीं चल सकता है? निर्वात में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पूछा है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, और तरंग का वेग कितना होता है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, ये मान लीजिए दो श्रृंग ऐसे ही बनता है, तो दो श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 मील पर मिनट, 330 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? 330 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अनुमानतः इतना माना गया है 330 मीटर पर सेकंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया, 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा। ठीक है, तो मात्र श्रव्य ध्वनि के आम बातचीत के लिए, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक मशीन शॉप से आने वाले क्या शोरगुल के लिए ये होगा 100 डेसिबल। ठीक है, अब देखिए, और हमारा जो एक चीज़ और देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसके अनुसार 45 dB। ठीक है, 45 dB हमारा क्या है? नॉर्मल ये कि मतलब सर्वोत्तम है। मानव के लिए कितना है? 45 dB सर्वोत्तम माना गया है। और ऐसे मान लीजिए आम बातचीत का अगर हम देखें तो ये कितना होता है? लगभग में 40 डेसिबल आम बातचीत के लिए माना गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और 100 डेसिबल किसके लिए होगा? एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो इसमें देखते हैं रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का, चुंबक का। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। ठीक है, अगर हम पूछें कि आधुनिक टेलीफोन में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा वो चैप्टर खत्म होता है, यहाँ से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होता है, उष्मा एवं तापमान। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में, उसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो ये देखिए, ये TRE 1 में हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं को जो होता है किसी भी वस्तु का जो ताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है, इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, और केल्विन पैमाने पर इसका मान 0 केल्विन होता है। ठीक है, तो केल्विन पैमाने पे अगर पूछे तो 0 केल्विन होता है, और सेल्सियस पैमाने पे पूछे तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, समझ में आ गया? परम शून्य तापमान क्या होता है? 0 केल्विन रहे या तो -273 डिग्री सेल्सियस रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा
गया उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है पायरोमीटर, थर्मामीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियोमीटर। तो क्या किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो ये उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए ये पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि कितने के लिए किया जाता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बिजली की स्त्री के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु होता है तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, लोहा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। बिजली की स्त्री के ताप तत्वों को निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु हमारा क्या होता है, नाइक्रोम होता है। यह निकिल तथा क्रोमियम के मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, ये किसका है, निकिल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। तो नाइक्रोम क्या होता है, निकिल और क्रोमियम का क्या होता है, मिश्र धातु होता है, जिसमें क्या होता है, उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसका उपयोग हीटिंग, क्लाइव, उच्च तापमान भट्टियों तथा इस्त्री इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखे रहिएगा नाइक्रोम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए दिया गया है, थॉम्सन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थॉम्सन प्रभाव हो जाएगा। अब देखिए हम थॉम्सन प्रभाव समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, उसके सिरे पर हम क्या करें, तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाए। ठीक है, और साथ ही साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो तार का पहला सिरा ठंडा और दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए ये कोई तार है, ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, मतलब ये छोर और इस छोर को क्या करें, हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें और बीच में क्या करें, इस तार का क्या करें, बीच में इसको क्या करें, गर्म करें। ठीक है, हम इसको और इसके बाद इसमें धारा प्रवाहित करें तो एक सिरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तथा अगर हम धारा की दिशा मान लीजिए इधर से कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपस में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोरियोलिस प्रभाव है, ग्राहम का नियम है, पास्कल का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा नियम है, ये अवोगाद्रो का नियम है। अवोगाद्रो का नियम हम समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, क्या बताया हमने, समान ताप रहे और दाब रहे। ठीक है, और इसमें विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कितने मोल उपस्थित होते हैं, तो उपस्थित परमाणुओं की संख्या अगर हम देखें तो कितना होता है, 6.022 गुणे 10⁻23 मोल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको क्या कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि कांच की विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम है, कि विस्तार का तापमान गुणांक कम है, ताप का क्या है, कुचालक है, इसलिए गिलास के केवल आंतरिक सतह फैलती है, कि विस्तार का उच्च तापमान गुणांक है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। ठीक है, जब मान लीजिए गर्म द्रव है, ठीक है, उसको एक मोटे कांच के गिलास में अगर हम डाल देते हैं तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि जो होता है कांच होता है वो ताप का क्या होता है, कुचालक होता है, और कांच के बर्तन में गर्म द्रव डालने से क्या होता है, भीतरी सतह तुरंत गर्म होकर फैलना चाहती है। ठीक है, जबकि बाहरी सतह क्या होती है, ठंडी रहती है। इससे तापमान का ये क्या होता है, असर किसमें प्रसार होने के कारण कांच का क्या होता है, बर्तन टूट जाता है। मान लीजिए ये कोई कप है, ठीक है, अभी मान लीजिए ये कांच का है, ठीक है, अगर इसमें हम ये मोटा गिलास है, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हम क्या करें, गर्म द्रव डालें, ठीक है, तो अचानक से क्या होता है, अंदर वाली परत क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और बाहर वाली परत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ये जो अंदर वाली परत होती है ये अचानक से क्या होता है, फैलना चाहता है, इसमें प्रसार होना चाहता है, इस वजह से क्या होता है, ये चटक जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है। ये क्यों किया जाता है, इसको हम सकते हैं। तो हमारा क्या, चलती ट्रेन के भार को वहन कम करने के लिए वायु अंतराल आवश्यक है। बी दिया गया है, गर्मी में रेल के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, स्टील को बचाया जा सकता है। सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में रेलों का क्या होता है, विस्तार होने के कारण इसमें दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक है तो इसमें क्या होता है, दो क्रमागत पटरियों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। ठीक है, और इसको अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से क्या होता है, बचा जा सकता है। मान लीजिए ये दो रेल की पटरियां होती हैं, इनके बीच क्या होता है, स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों में इनमें प्रसार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि यह पसीने को अवशोषित करता है, ये आंखों के लिए सुखदायक है, ये उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित ताप विकिरणित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं। ठीक है, गर्मियों, इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद जैसे कपड़े पहनना क्या होता है, ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि ये उन पर पड़ने वाले ताप को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय घनत्व कम होता है और इसलिए वातावरण में बहुत अधिक ताप ह्रास होता है। दूसरा दिया गया है, पहाड़ियों में क्या होता है, आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए वातावरण द्वारा बहुत अधिक ताप को अवशोषित किया जाता है। पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने में क्या होती है, समय में वृद्धि होती है। ठीक है, पहाड़ियों पर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलता है और इसलिए पानी उबलने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहाड़ियों में क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव क्या है, मैदानी इलाकों की अपेक्षा वहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, इसलिए जिससे क्या होता है, खाना पकाने में क्या ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कौन सा कहलाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, ताप और दाब की ऐसी अवस्था है जिसमें किसी पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं साम्यावस्था में रह सकती हैं। ठीक है, त्रिक बिंदु कहलाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए पूछ ले एग्जाम में, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, तो 273.16 केल्विन होता है, या फिर उसको कहा जा सकता है 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जा सकता है, या फिर 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा 4.58 मिमी पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है, जिसपे कोई वस्तु क्या है, ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है, तो त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा इसको देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि दरवाजा खुले रहने की स्थिति में रेफ्रिजरेटर को अधिक क्षेत्र को ठंडा बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, जिससे जो फ्रिज में लगे कंप्रेसर होते हैं वो अधिक कार्य करेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर हम उसके दरवाजे को खोल देंगे तो क्या होगा, फ्रिज को ज़्यादा दूरी को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा क्षेत्रफल को ठंडा करना पड़ेगा, तो इस वजह से जो उसमें कंप्रेसर लगा होता है उसको अधिक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उससे अधिक गर्म गैसों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, कमरे को तापमान को बढ़ा देगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, फिर दिया गया निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, क्या है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या तो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि
इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्यों हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक गर्मी का पंखा होता है, तो इसमें मौसम में हमको क्या होता है, अगर हम पंखा चलाते हैं तो हमको आराम की अनुभूति होता है, क्योंकि हमारा पसीना जो होता है तेजी से वाष्पित हो जाता है। और वाष्पन क्या होता है, एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया से वाष्पित होने वाला द्रव शरीर से ऊष्मा अवशोषित करता है और हमें ठंडक का अनुभव करता है, ठीक है। हमको पसीना होगा तो हमारे पसीने से क्या हमारे अंदर की गर्मी क्या होगी, बाहर अवशोषित हो जाएगी। इस कारण क्या होगा, हमको ठंडक का अनुभव होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, ठीक है। कम क्वथनांक के कारण, उच्च क्वथनांक के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, ठीक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन हमारा, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो प्रेरण, चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए प्रेरण कहलाता है, ठीक है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और जबकि पदार्थ के कणों को अगर सीधे संपर्क में ऊष्मा के संचार को क्या कहा जाता है, चालन कहा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पदार्थ को क्या किया जाए, कण के सीधे संपर्क में लाकर ऊष्मा संचार किया जाए तो चालन, तो ठीक है। अगर टच हो रहा है तो चालन हो जाएगा, अगर बिना टच कराए ही अगर हो रहा है तो प्रेरण कहलाएगा। तथा संवहन के अंतर्गत क्या होता है, तरल पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, और अणुओं की गति द्वारा होता है, ठीक है। और विकिरण जो होता है इसमें ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में विसर्जित होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया है बहुत ठंड के मौसम में पानी का, उसके बाद डैश किया गया है, जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है संकुचन, वाष्पीकरण, विस्तार, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विस्तार। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, ठंड हवाओं के संपर्क में आने से झील की सतह का पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। जैसे जो मान लीजिए ये कोई झील है और उसके बाद जब ये ठंडी पड़ता है तो क्या होता है, ठंड हवाओं से क्या होता है, ऊपरी वाला सतह जो होता है ये क्या होता है, बर्फ बन जाता है। लेकिन सतह के नीचे का पानी नहीं जमता, क्योंकि बर्फ क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। बर्फ के नीचे पानी का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे जलीय जीव आसानी से जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाए तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारा पिघल जाता है, प्रकाश किरणें गुब्बारे में छेद कर देती हैं, गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है, ताप गुब्बारे में छेद कर देता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हम फुलाया हुआ गुब्बारा जलते हुए बल्ब के पास लेकर जाएंगे तो गुब्बारे के अंदर का क्या होगा, हवा गर्म होगा, ठीक है, जिससे उसके क्या होगा, आयतन में विस्तार होगा और गुब्बारा क्या करेगा, भीतरी दीवारों पर अपना दबाव बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे वह क्या होगा, फट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है, बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल पे क्या होता है, वह बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर दाब के बढ़ाने पर हमेशा ही पदार्थ के उबाल बिंदु में वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझिए तो प्रेशर कुकर में दाब में वृद्धि होने के कारण कुकर में स्थित भोजन का क्या होता है, उबाल बिंदु बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, भोजन जल्दी पक जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तांबा, पारा, सीसा, जस्ता। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पारा। हमको क्या पूछा है, कुचालक है, ठीक है। तो कुचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसको चालक पदार्थ कहा जाता है। तो हमको समझ में आ गया, जैसे चांदी, तांबा इत्यादि हो गया, ठीक है। और जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है, कुचालक कहा जाता है, जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक आदि, ठीक है। अब देखते हैं हम, जो ये हमारा दिया गया विकल्प है इसमें ये जो पारा दिया गया है इसकी ऊष्मा चालकता कितना है, कम होता है, ठीक है। और सीसा का ऊष्मा चालकता उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तांबा का थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। इसी वजह से अगर इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो पारा का क्या है, ये सबसे कम है, इसी वजह से क्या है, ये जो पारा दिया गया है, पारा का ऊष्मा चालकता कम है, इसी वजह से ये क्या है, ये सबसे अधिक कुचालक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दिया गया अधिक
अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो क्या होता है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसी अनुपात में वायुमंडलीय दाब भी क्या होता है, घटता जाता है। हमने बताया था जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इससे यह क्या स्पष्ट होता है कि दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और दाब कम होने पर द्रव का क्वथनांक घटता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में की अपेक्षा अगर हम देखें तो पहाड़ी या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन देरी से पकता है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया, अगर हम अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे दाब कम होगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जब वैद्युतिकी ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है, तो जब वैद्युतिकी ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ठीक है, अब इसको क्यों नहीं होता, इसको हम समझते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता। ठीक है, केवल क्या होता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, अतः जब क्या होता है, वैद्युतिकी ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा का कोई भी हानि नहीं होता है। ये डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, एवं विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब आपस में क्या होता है, चेंज कर लिया जाता है। लेकिन तो क्या होता है, इसमें कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है। ऊंचे स्थानों पर हवा तूफानी हो जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अभी हमने बताया था कि क्या होता है, वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है जिससे क्या होता है, क्वथनांक भी कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वहाँ पे खौलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वाष्प पे जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम वाष्प से जलते हैं और खौलते पानी से, तो हमको क्या ज़्यादा होगा, वाष्प पे जलने वाला हमको अधिक तकलीफ देगा क्योंकि वाष्प शरीर के अंदर प्रवेश करता है। वाष्प की अपेक्षा पानी अधिक भारी होता है। वाष्प में ज़्यादा आक्रामक क्षमता होता है। वाष्प में गुप्त ताप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। वाष्प में क्या होता है, गुप्त ताप ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम देखें वाष्प पे जलने पर हमको खौलते पानी ज़्यादा क्या होता है, अपेक्षा अधिक तकलीफ होता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप अधिक होता है। ठीक है, अब हम जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो प्रारंभ में द्रव का ताप क्या होता है, बढ़ता है, परंतु कुछ देर बाद ताप स्थिर हो जाता है। ठीक है, वह द्रव उबलने लगता है। इस प्रकार उबलते हुए द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तित में वो व्यय होते चला जाता है। देखिए, अगर हम किसी चीज़ में पानी गर्म करें, ठीक है, तो पानी देखिए कुछ देर के बाद वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वह खौलने लगता है। उसके बाद वो उबलने में और उसको वाष्पित करने में उसकी ऊष्मा नष्ट होने लगती है। ठीक है, और इस वाष्पन की और जो वाष्प बनता है उसमें क्या होता है, सारी ऊर्जा उसमें चली जाती है, तो इससे क्या होता है, उसमें गुप्त ऊष्मा आ जाता है। ठीक है, और वाष्प में क्वथनांक की ऊष्मा के अतिरिक्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होती है। ठीक है, उसमें क्वथनांक का तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, बाकी ऊष्मा के अतिरिक्त वाष्पन की भी गुप्त ऊष्मा उसमें आ जाता है, इसलिए वाष्प से जलने पर अधिक तकलीफ होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया ऊष्मक की कुंडली बनी होती है लोहे की, इस्पात की, नाइक्रोम की, टंगस्टन की। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ा होता है, ऊष्मक की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, और ये जो नाइक्रोम होता है ये किसे 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम का बना होता है। ठीक है, ये मिश्र धातु से बनाया गया होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें से 5-6 क्वेश्चन और इस चैप्टर का बाकी है, उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके, आप लोग इतना पढ़िए तब तक।